नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल जीटीएम क्लासेस में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th के लिए सोशल साइंस का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा 2023 में आने वाला प्रश्न है। ठीक है, इसलिए आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक पूरी कॉन्सेंट्रेशन के साथ बने रहिएगा। इस वीडियो के माध्यम से आपको हम 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, सारे प्रश्न को बारीकी से आपको देखते चलना है, एक भी प्रश्न इस वीडियो का आपको स्किप नहीं करना है। ठीक है, तो आइए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का पहला प्रश्न, भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है दिल्ली, बी में लिखा है मुंबई, सी में लिखा है पटना और डी में लिखा है बेंगलुरु। तो आपको दोस्तों ये पहला नंबर प्रश्न में बताना है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है। तो मुंबई शहर को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद कर लेना है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। दूसरा नंबर कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न, बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा गोवा, सी में लिखा दिल्ली और देखिए डी में लिखा मुंबई। तो आपको बताना है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है। तो गोवा का बाबू प्रति व्यक्ति आय अधिक है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जब आपसे पूछे कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का कम है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। ठीक है ना, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। तीसरा नंबर देखिएगा, कहता है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है सेवा क्षेत्र को, बी में लिखा हुआ है कृषि क्षेत्र को, देखिए सी में लिखा है औद्योगिक क्षेत्र को, और डी में लिखा हुआ है सभी गलत हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके फाइनल बोर्ड परीक्षा के लिए। आपको बताना ये प्रश्न में कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। तो कृषि क्षेत्र को बाबू प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखिए औद्योगिक क्षेत्र को द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। ठीक है ना, ये भी आपको साथ में याद रखना है। और देखिए सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र कहा जाता है, ये भी आपको साथ में याद रखना है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। चौथा नंबर देखिएगा, कहता है कि सुखाड़ क्या है? ऑप्शन ए में लिखा है प्राकृतिक आपदा, बी में लिखा मानव जनित आपदा, सी में लिखा सामान्य आपदा और डी में लिखा इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि सुखाड़ क्या है। तो सुखाड़ जो है बाबू वो प्राकृतिक आपदा है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। पाँचवा नंबर कहता है सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है। ऑप्शन ए में लिखा भूकंप, बी में लिखा वर्षा की कमी, सी में लिखा ज्वालामुखी विस्फोट और देखिए डी में लिखा बाढ़। तो आपको बताना है 5 नंबर प्रश्न में कि सूखे के लिए जिम्मेवार कारक है तो वर्षा की कमी है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है? देखिए ऑप्शन ए में लिखा है प्राथमिक क्षेत्र में, बी में लिखा है द्वितीयक क्षेत्र में, सी में लिखा है तृतीयक क्षेत्र में और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। देखिए कहता है मत्स्य पालन किस क्षेत्र में आता है। पहले ये समझिए कि मत्स्य पालन मतलब क्या होता है। तो मछली पालन होता है। ठीक है, और मछली पालन, पशुपालन, कृषि ये सभी जो है प्राथमिक क्षेत्र में आता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देख लेते हैं। 7वां नंबर कहता है उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 17 मार्च, बी में लिखा 15 मार्च, सी में लिखा 19 अप्रैल और डी में लिखा 22 अप्रैल। तो आपको इस 7 नंबर प्रश्न बताना है कि उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया जाता है। तो 15 मार्च को मनाया जाता है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा। आपको इसको याद कर लेना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 8वां नंबर कहता है कांवर झील कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए में लिखा है दरभंगा, बी में लिखा भागलपुर, सी में लिखा हुआ है बेगूसराय और डी में लिखा मुजफ्फरपुर। तो आपको बताना है ये प्रश्न में कि कांवर झील जो है वो कहाँ स्थित है। तो बेगूसराय में है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 9 नंबर प्रश्न देखिएगा। अब मेरे प्यारे साथियों, आप सभी विद्यार्थी इस 20 ऑब्जेक्टिव को काफ़ी कंसंट्रेशन के साथ देखिएगा, एक भी प्रश्न को स्किप नहीं कीजिएगा। ये
ये 20 में से बहुत सारे प्रश्न जो होंगे आपके 2023 के फाइनल बोर्ड एग्जाम जो होगा उसमें से हूबहू जाकर छपेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए 20 में से जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा बाबू उसे नोट कॉपी पर नोट कर लीजिएगा और उसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ठीक है। अगर जो आप तैयारी बेहतरीन करना चाहते हैं, अपना माता पिता का नाम रोशन करना चाहते हैं, तो अभी से काम कीजिए कि जो प्रश्न मैं आपको पढ़ाता हूँ उसको याद नहीं है तो उसे नोटबुक पर लिखते चलिए, ताकि आपका तैयारी जो हो काफ़ी बेहतर हो जाए एग्जाम आते आते तक, ठीक है। चलिए देखिएगा, ये हमारा 9 नंबर प्रश्न है। कहता है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है यहाँ पे कि अनुबंधित मजदूरों को, बी में लिखा रोगियों को, सी में लिखा अंग्रेजों को और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि गिरमिटिया मजदूर किसे कहा जाता था। तो दोस्तों अनुबंधित मजदूरों को कहा जाता था। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारे यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 10वां नंबर देखिएगा, कहता है निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। ऑप्शन ए में लिखा है अमेरिका, बी में लिखा है चीन, सी में लिखा है भारत और डी में लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है कि निम्न में से किस देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, आपको इसको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 11 नंबर देखिएगा, किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ पे लिखा हुआ है झारखंड, बी में लिखा हुआ बिहार, सी में लिखा हुआ उत्तर प्रदेश और डी में लिखा हुआ गोवा। तो आपको बताना है कि किसे पिछड़ा राज्य कहते हैं। दोस्तों बिहार को पिछड़ा राज्य कहते हैं, इसको आपको ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा यहाँ पे हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला देखिएगा 12 नंबर, कहता है मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। ऑप्शन ए में लिखा है उत्तर प्रदेश में, बी में लिखा है राजस्थान में, सी में लिखा है कर्नाटक में और डी में लिखा है महाराष्ट्र में। तो आपको बताना है ये 12 नंबर प्रश्न में कि मरुस्थलीय मृदा किस राज्य में पाया जाता है। तो राजस्थान में पाया जाता है बाबू, आपको इसको अच्छे तरीके से ध्यान में रखना है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 13 नंबर देखिएगा, और आप सभी विद्यार्थी अगर जो अभी तक GTM क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या हुआ कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपके पास ही पहुंचेगा। मैं आपके लिए काफ़ी मेहनत के बाद एक वीडियो तैयार कर पाता हूं बाबू, इसलिए अगर जो अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, ताकि आप सभी विद्यार्थी अच्छे तरीके से क्लास कर सकें, ठीक है ना। चलिए देखिएगा, 13 नंबर प्रश्न कहता है कि भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है। ऑप्शन ए में लिखा बिहार, बी में लिखा गोवा, सी में लिखा दिल्ली और डी में लिखा मुंबई। तो बताइए, अभी आपको हम बताए हैं भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय कम है, तो बिहार का है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर ए जो होगा हमारा बिल्कुल यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। अब भारत के किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय अधिक है, तो गोवा का अधिक है। ये 2 प्रश्न में से एक प्रश्न आपके 2023 बोर्ड एग्जाम का पेपर में हूबहू आएगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। इसलिए आप इसको अच्छे तरीके से याद कर लें। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 14 नंबर कहता है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। दोस्तों ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड में पूछा गया है, काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप इसे याद कर लें। आपको बताना है कि भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक कहा जाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी जो होगा बिल्कुल हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 15 नंबर देखिएगा, कहता है भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं। आपको बताना है प्रश्न में भारतीय लोकतंत्र के कितने अंग हैं, तो 3 अंग हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आप देख लेते हैं। 16 नंबर देखिएगा, कहता है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है 1904 ईस्वी, बी में लिखा है 1905 ईस्वी, सी में लिखा है 1907 ईस्वी और डी में लिखा है 1920 ईस्वी। तो आपको बताना है कि भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ, तो 1904 ईस्वी में हुआ। आपको इसको अच्छी तरीके से याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए जो होगा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब मेरे प्यारे साथियों, मैं आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि आप सभी विद्यार्थी मन से पढ़ाई कीजिए। अभी आपको लग रहा होगा कि हमारे पास 6 मंथ समय बचा हुआ है, मैं आराम से पढ़ूंगा, मगर नहीं बाबू, ये समय कब पार हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। इसलिए टाइम को, अहमियत को समझिए और 1-1 मिनट को आप अच्छे तरीके से यूज कीजिए। कहीं भी बेकार को समय को अपना बर्बाद मत कीजिए,
ठीक है। आपके लिए एक मिनट काफ़ी महत्वपूर्ण है। एक बार अगर जो आपका 2023 बोर्ड एग्जाम लाइफ से चला गया ना, तो फिर से 2023 बोर्ड एग्जाम लौट कर आपका लाइफ में कभी भी नहीं आएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर जो जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहाना है बाबू, तो आज आपको मेहनत करना होगा। अगर जो आप अच्छे तरीके से अभी से मेहनत करते हैं तो आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में 480 प्लस मार्क्स लाने से कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। वो पल जो होगा आपके लिए काफ़ी शानदार होगा जब आपका 480 प्लस मार्क्स आएगा और माँ और पिता की आंखों में आप खुशी के आंसू देखेंगे। वो जो आपका फीलिंग होगा वो गजब का फीलिंग होगा। और उसके लिए आज आपको पूरा पसीना बहाना होगा, जितने आपके पास एनर्जी है पूरा झोंकना होगा, ठीक है। इसलिए झोंकिए बाबू, वो पल दूर नहीं है जिस दिन आपका 480 प्लस मार्क्स आपका आएगा, ठीक है। और माँ और पिता की आंखों में खुशी के आंसू बहेगा। इसलिए मन से सारे विद्यार्थी पढ़ाई कीजिए, समय को बर्बादी मत कीजिए, ठीक है। हमारा आप परिवार है, हमारा आपको समझाने का कर्तव्य है, इसलिए मैं समझाता हूँ। आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस परिवार से जुड़ जाइए। हम सब मिलकर 2023 बोर्ड एग्जाम का काफ़ी शानदार तैयारी करेंगे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 17 नंबर प्रश्न देखिएगा। कहता है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। ऑप्शन ए में लिखा हुआ है मोरारजी देसाई, बी में लिखा नीतीश कुमार, सी में लिखा इंदिरा गांधी और डी में लिखा जयप्रकाश नारायण। तो आपको बताना है कि बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया। तो जयप्रकाश नारायण के बाबू, आपको इसको याद कर लेना है। ये भी प्रश्न बहुत बार आपके बोर्ड एग्जाम में आया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। 18 नंबर देखिएगा। कहता है कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, 18 नंबर प्रश्न। आपको बताना है प्रश्न में कि काली मृदा का दूसरा नाम क्या है। तो रेंगुर मृदा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आपको इसको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। देखिए 19 नंबर कहता है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। ऑप्शन ए में लिखा है उदारीकरण, बी में लिखा है वैश्वीकरण, सी में लिखा है निजीकरण, डी में लिखा है इनमें सभी। तो आपको बताना है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया। तो देखिए उदारीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, वैश्वीकरण को भी सम्मिलित किया गया है, निजीकरण को भी सम्मिलित किया गया है। तो हमारा इसका राइट आंसर जो होगा इनमें सभी। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी जो होगा हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखिएगा यहाँ पे हमारा यहाँ पे 19 नंबर हो गया कंप्लीट आंसर। अगला हमारा यहाँ पे कौन है, 20 नंबर प्रश्न है। 20 नंबर प्रश्न में कहता है कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। ऑप्शन ए में लिखा है हाजीपुर, बी में लिखा है मुजफ्फरपुर, सी में लिखा है पटना, डी में लिखा है समस्तीपुर। तो आपको 20 नंबर प्रश्न बताना कि पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। दोस्तों हाजीपुर में है, आपको इसको याद कर लेना है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अब HW का प्रश्न हम देखते हैं। सुनामी किस स्थान पर आता है। ऑप्शन ए में लिखा देखिए स्थल, बी में लिखा है समुद्र, और सी में लिखा हुआ है आसमान, और डी में लिखा में से कोई नहीं। तो ये चारों ऑप्शन में से जो ऑप्शन आपको सही लगेगा बाबू, उसका जवाब आप सारे विद्यार्थी कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आप सारे विद्यार्थी का हम कमेंट का रिप्लाई देंगे, ठीक है। और अगर जो वीडियो के माध्यम से आपको कुछ सीखने को मिला है तो इस वीडियो को आप सभी विद्यार्थी दिल से एक लाइक करें, ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने फ्रेंड के पास भी शेयर करें। और अगर जो अभी तक आप सभी विद्यार्थी जीटीएम क्लासेस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए। इससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि जब हम लाइव क्लास लेकर आएंगे तो इसका नोटिफिकेशन जो होगा सबसे पहले आपको ही मिलेगा, ठीक है। आप सभी विद्यार्थी से हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक मन लगाकर पढ़ाई करते रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।